जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। इस तरह की जो प्राइसेस हैं वो एक शख्स का तो नहीं है, वो तो पूरी कौम का है। फवाद चौधरी का किस पार्टी से ताल्लुक? या हम आईपीपी में चले जाते या हम हुकूमत में चले जाते तो आज फेडरल मिनिस्टर होते। जो हमने तशद्दुद सहा, जो हमने चीज़ें सही, वो इसीलिए सही ना कि हमने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। इमरान खान के साथ डटे हुए हैं आप? ये जो सच्ची बात है, हमारा रिश्ता और ताल्लुक़ इमरान खान से है। हम दरमियान में आने वाले किसी टाइपराइटर को, बूट को, केले को, छिलके को, फलाने को हम पीटीआई नहीं समझते। उनको वो समझ नहीं आ रही है कि रास्ता कैसे निकालना है। हम जो बात करते हैं, हम रास्ता निकालने की बात करते हैं। यहाँ पे वही होगा जो बलूचिस्तान में हुआ है, केपी में हुआ है। मुझे रिप्लेस कर देंगे बंदूक वाले लोग। मरीम नवाज़ की हुकूमत से खुश नहीं है और उनकी हुकूमत भी बराए नाम है। वो तो सिर्फ मेकअप वगैरह ये वो उसी में लगे रहते हैं। ज़्यादा जो काम है वो तो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कर रही है। ब्यूरोक्रेसी कर रही है। इनको वज़ीरों को वगैरह को तो कुछ पता भी नहीं होता। अगर आपने गरीबी रहना है और आपने पीछे रहना है तो फिर आप वही करें जो कि एक शिद्दत पसंद मुस्लिम हो रहा है। अगर आपने पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो फिर आपका जो आइडियल मुल्क है वो तुर्की है, वो यूएई है, वो मलेशिया है। अगर आप खुद को अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, आइडियलाइज़ करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। हम और वो लोग जो शराब पीते भी नहीं हैं, हमारा जो टैक्स का पैसा जो हमें हमारे ऊपर लगना चाहिए वो नहीं लग रहा। और जो लोग पीते हैं वो एक्चुअली टैक्स अवॉइड करके तो वो शराब भी पी रहे हैं और हमें उनका टैक्स का पैसा भी नहीं मिल रहा। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सियासतदान हैं और अपनी बेबाक गुफ्तगू और अक्सर मुतनाज़ा बयानात की वजह से खबरों की जीनत बने रहते हैं। बेहद शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू तैयब। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या सिनेरियो, ठीक चल रहे हैं मामला? सियासी सूरत हाल तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि एक सियासत तो नहीं हो रही। हम एक अथॉरिटेरियन रजीम में चल रहे हैं। चूँकि इलेक्शन नहीं हो सके, इलेक्शन जो है वहाँ पे फॉर्म 47 के ज़रिए लोग आ गए, जो नतीजे थे वो बदल दिए गए, तो उसकी वजह से एक बड़ा वैक्यूम है पाकिस्तान की सियासत में। और हो ये रहा है कि इस वैक्यूम की वजह से पाकिस्तान की जो एक समझें कि जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स में वो नहीं है अवेलेबल। और जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात होती है या इवन कुछ भी होता है वो बड़ा हो जाता है। और इसीलिए और दूसरी तरफ पाकिस्तान का अलमिया ये है कि अपोजिशन भी नहीं है, तो अपोजिशन भी अपनी मंजिल से हिली हुई है। अभी आप देखें ना कि फॉर एग्जांपल सेनेट में एक बिल पेश हुआ है ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का। ये तो अपोजिशन का काम था ना पॉइंट आउट करना कि इसमें क्या फ्लॉ है, क्यों हुआ। बिल्कुल। वो आप देख रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चला बिल पास हो गया, मीडिया ने पॉइंट आउट किया। इसी तरह से मईशत हो, आपकी लेजिस्लेशन हो, तमाम मामलात के ऊपर अगर आप गौर करें तो जो इस वक्त आपका जो स्टांस है वो मीडिया दे रहा है, वो अपोजिशन नहीं दे रही। ये एक बुनियादी इस वक्त मसला आ रहा है पाकिस्तान में कि आपकी जो आपका जो इस वक्त ओवरऑल अपोजिशन का खला है वो मौजूद है। और हम तो बड़े तवील अरसा हो गया मुझे ये कहते हुए कि जब तक एक अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, ग्रैंड अलाइंस नहीं बनेगा, पाकिस्तान में फॉर्म 47 से फॉर्म 45 का सफ़र हो नहीं सकता। इसी में हम फंसे हुए हैं। सर जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी 3.5 साल की, उस पर बहुत से लोग तनकीद करते हैं। आज की हुकूमत को और अपनी हुकूमत का कंपैरिजन करें तो क्या फ्लॉज देखते हैं आप? वो तो जमहूरियत थी, जमहूरियत के अंदर तनकीद तो होती है, लेकिन जाहिर है कि वो एक वर्किंग गवर्नमेंट थी। 6.1% के ऊपर आपका जीडीपी चल रहा था। आपने 53 लाख के घर नए बने थे। आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की तारीख में सबसे तेज़ी से ग्रो की उस दौर के अंदर। नई नौकरियां जो हैं वो पैदा हो रही थी। और एक तरफ आपकी जो आलमी एक कसाद बाज़ारी के बावजूद, क्योंकि वहाँ पे तेल की कीमतें ऊपर गई थी तो उसके बाद यहाँ पे तेल की कीमतें वगैरह बढ़ानी पड़ी। कोविड के बावजूद पाकिस्तान जो था वो 6.1% पे तरक्की कर रहा था, जो एक बड़ा ज़बरदस्त फिगर था। अच्छा, अभी एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा था कि जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। जो उन्होंने जिस तरह से ये सब सफारतकारी का और जो पीस टॉक्स हुए हैं उनमें किरदार अदा किया, सुलह का पाकिस्तान ने जिस तरह से ओवरऑल जंग के खदशात थे उनको कम किया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ही वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं? देखिए ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनाम जो इस तरह की जो प्राइसेस हैं वो एक शख्स का तो नहीं है, वो तो पूरी कौम का है।
और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आसिम मुनीर साहब ने जो रोल अदा किया है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो रोल अदा किया है ईरान वॉर के दौरान, अमेरिका ईरान, उसके ऊपर तो पाकिस्तान में हर शख्स को बहुत वज़ीर आज़म खुशी है। शहबाज शरीफ का भी क्रेडिट समझते हैं आप इस? जो भी लीडरशिप है मेरा ख्याल है उससे क्रेडिट को नहीं लिया जा सकता। शहबाज शरीफ हों, इसहाक डार हों, मोहसिन नकवी हों, आसिम मुनीर साहब हों, सबका बड़ा रोल है, लेकिन ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल उसको लीड कर रहे थे, उसकी वजह से उनका सही। रोल। अच्छा, आपकी सियासत को लेकर बहुत से तनकीद और सवालात भी किए जाते हैं कि जी फवाद चौधरी पीटीआई का क्या हिस्सा हैं अभी या नहीं, और फवाद चौधरी का किस पार्टी से ताल्लुक है? देखिए, हम अगर पीटीआई को छोड़ देते या हम आईपीपी में चले जाते या हम हुकूमत में चले जाते तो आज फेडरल मिनिस्टर होते। हमने जो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारा जाली तौर के ऊपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए, उसके बाद जिस दिन नॉमिनेशन पेपर थे मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया गया, मैं 7 महीने जेल में रहा। जो हमने तशद्दुद सहा, जो हमने चीज़ें सही, वो इसीलिए सही ना कि हमने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। इमरान खान के साथ डटे हुए हैं आप? अगर हम इमरान खान के साथ ना होते, अगर हम पार्टी के साथ ना होते, तो उसके बाद जो है, हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पार्टी की जो अग्रेसिव पॉलिसी है, हम्म। उसको उस पे मेरी रिज़र्वेशंस हैं, शुरू तनकीद से आप हैं। करते और अक्सर अब दिखाई देते हैं, पीटीआई के अंदरूनी जो मामलात हैं पार्टी के साथ आपकी बन नहीं पा रही क्या? पार्टी के देखिए बंदे ही कोई नहीं है, ये तो कोई, ये जो सच्ची बात है, हमारा रिश्ता और ताल्लुक़ इमरान खान से है। हम्म। हम दरमियान में आने वाले किसी टाइपराइटर को, बूट को, केले को, छिलके को, फलाने को हम पीटीआई नहीं समझते। सही। हमारा ताल्लुक़ इमरान खान से है, जब इमरान खान से बात होती है उन्हीं तक हमारा रहती है बात, उससे नीचे भी हम नहीं आते। और जो भी इमरान खान है आपकी स्टेटमेंट्स बड़ी चुभती हैं, अमूमन हम देखते हैं चाहे शेर अफजल मरवत हों या कोई दीगर पार्टी के अहदेदारान हो, तो वो आपकी अक्सर बयानात की नफ़ी करते दिखाई देते हैं। देखिए, वो जो मौक़िफ़ है पीटीआई का, उसमें मसला ये है कि उनको वो समझ नहीं आ रही है कि रास्ता कैसे निकालना है। हम जो बात करते हैं, हम रास्ता निकालने की बात करते हैं, और हमारा मानना ये है कि अगर आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर जो है एक रास्ता बनाना है और आगे चलना है, तो फिर उसका रास्ता ये है कि आप बातचीत की तरफ आएँ, आप जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे बातचीत करें, हुकूमत से बातचीत करें, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें और एक स्पेस क्रिएट करें अपने लिए। देखा, अगर मेरी कनपटी से बंदूक लगी हुई है तो मैं सियासत तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई मिलिटेंट तो नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ, अगर आप हमें मुकम्मल फ़ारिग कर देंगे, फिर उसके नतीजे में यहाँ पे वही होगा जो बलूचिस्तान में हुआ है, केपी में हुआ है, मुझे रिप्लेस कर देंगे बंदूक वाले लोग। पीटीआई के आप खान को बाहर निकालने के लिए तगोदो कर रही है, जो उनकी जमात के वकला हैं, जो लोग हैं? देखिए, तगो-दो तो इश्यू मसला नहीं है, ख्वाहिश तो उनकी होगी कि इमरान खान बाहर आए, मैं नहीं कहता उनकी नहीं ख्वाहिश, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। अब तक पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने क्या किया है कि जिससे आपको लगे कि इमरान खान बाहर आए? जो तहरीक का वक़्त था, 9 फरवरी जब इलेक्शन में धांधली हुई, उस दिन पीटीआई ने बजाय एहतजाज की कॉल देने के, ये जाके पार्लियामेंट में बैठ गए। उसके बाद जब 26 नवंबर का मौका आया, जब डील करनी चाहिए थी, इन्होंने डील नहीं की, वो भी सारा वक्त जो है वो ज़ाया हो गया। और उसके बाद से अब तक जो है वो पीटीआई डिक्लाइन के ऊपर है, और अब तो पार्टी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब तो इमरान खान है और लोग हैं। पंजाब में मरीम नवाज साहबा की हुकूमत है, उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? जैसे रिसेंटली आपने फ्यूल, अभी रात को गुज़श्ता रात जो है वो फ्यूल की कीमत ये जब फ्यूल कम की हुई कीमत है। तो वफाकी हुकूमत ने की है, उसका तो पंजाब हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है। पंजाब हुकूमत की जो सबसे बदतरीन कारकर्दगी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जहाँ पे किसान जो है उसको 2200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है 2024 से लेके अब तक इनकी पॉलिसीज़ के नतीजे में। इन्होंने जो बहुत ही अहमकाना बात की वो ये थी कि इन्होंने एक डीरेगुलेशन पॉलिसी ली और कहा कि 2024 में कहा कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे, आप नहीं खरीदें 2025 में, और उसके बाद आपने कहा कि आप बेच भी नहीं सकते। उसके नतीजे में सारे जो पाकिस्तान के ज़राई अज़ला हैं वहाँ पे जो ठेका है, लीज़ है, वो 1/3 स्लैश कर गई, और गंदम इस दफ़ा 20% कम लगी। फिर लोगों से ज़बरदस्ती आपने 3500 रुपये के ऊपर गंदम ली, और अब एक गंदम का बहरान है जो हमारे सर पे खड़ा है। सो पंजाब में फिर इन्होंने दूसरा बड़ा अहमकाना काम ये किया कि इन्होंने रिटेल को 100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, ये करके कि आप 8 बजे दुकानें बंद कर दें। उससे बहुत नुकसान हुआ, 100 अरब रुपए का नुकसान हो गया। सो पंजाब में तो इस वक्त कोई भी शख्स मरीम नवाज़ की हुकूमत से खुश नहीं है, और उनकी हुकूमत भी बराए नाम है, वो तो सिर्फ मेकअप वगैरह ये वो उसी में लगे रहते हैं। ज़्यादा जो काम है वो तो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कर रही है आपकी। ब्यूरोक्रेसी कर रही है, इनको वज़ीरों को वगैरह को तो कुछ पता भी नहीं होता।
अगर आप वज़ीरों से मिलें वो तो रोते रहते हैं बेचारे कि हमारे साथ क्या। अच्छा, आपकी एक स्टेटमेंट थी कि बार्स, जिस पर भी तनकीद की कि बार्स लीगल होने चाहिए, बार्स जो पाकिस्तान में है उनको इजाज़त होनी चाहिए, वो क्या स्टेटमेंट थी? देखिए मसला ये है, आप फैसला कर लें कि आपने एक इकॉनमी अपनी बनानी है या नहीं बनानी। अगर आपने गरीबी रहना है और आपने पीछे रहना है तो फिर आप वही करें जो कि एक शिद्दत पसंद मुस्लिम हो रहा है। अगर आपने पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो फिर आपका जो आइडियल मुल्क है वो तुर्की है, वो यूएई है, वो मलेशिया है। इन ममालिक के अंदर आप जो हैं वो बैरून मुल्क जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए आपको वो हर काम करना पड़ेगा जो उन मुल्कों में हो रहा है। अगर आप खुद को अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, आइडियलाइज़ करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये तो देखिए ना ओपिनियंस हैं। मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को अगर आपने कायदे-आज़म के असूलों पे चलाना है तो पाकिस्तान हैज़ टू बी एन ओपन सोसाइटी और उसके लिए आप रेगुलेशंस ले आएँ, सब कुछ ले आएँ। और अगर आप नहीं लाना चाहते और तो आप इलीगली तो चीज़ें चल रही हैं उस तरह से। इलीगली तो हर जगह चल रही है। अभी आप देखें हर रोज़ जो है वो आपका क्या ख़्याल है कि लाहौर ये जो जहाँ पे सारा इतना ज़्यादा जो शराब बिक रही है उसका सिर्फ नुकसान मुझे और आपको हो रहा है। हम और वो लोग जो जो शराब पीते भी नहीं हैं, हमारा जो टैक्स का पैसा जो हमें हमारे ऊपर लगना चाहिए वो नहीं लग रहा। और जो लोग पीते हैं वो एक्चुअली टैक्स अवॉइड करके तो वो शराब भी पी रहे हैं और हमें उनका टैक्स का पैसा भी नहीं मिल रहा। सही। आखिर में मुझे ये बताएं कि आप पर एक इल्ज़ाम है कि आप सहाफ़ियों को थप्पड़ भी मारते रहे हैं। इस इल्ज़ाम को कैसे देखें? ये सहाफ़ियों को तो कोई थप्पड़ नहीं मारे, बस वाक़यात जो हैं वो कुछ हुए हो जाते हैं। हो जाता है, कितने सालों से हम हैं, 1-2 वाक़यात से क्या पता। मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ भी कोई इख्तिलाफ़ात हैं? नहीं, नहीं, बस अब तो ख़त्म हो गई जो बात। जी, बहुत शुक्रिया। फ़वाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तैयब सुलही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।